चैप्टर है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। जब भारत पर अधिकार हुआ अंग्रेज़ों का, तो उसके बाद यहाँ के शासन को चलाने के लिए तरह तरह का गवर्नर आया। उसके समय में बहुत सारा काम हुआ और उसी से संबंधित आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। जैसे जब 1757 का प्लासी युद्ध होता है, उसके बाद बंगाल का जो पहला गवर्नर बनता है वो कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव। और वो शुरू करता है द्वैध शासन। किसकी शुरुआत करता है? द्वैध शासन की शुरुआत करता है। और उसके बाद 1764 में दूसरा युद्ध होता है। कौन सा? बक्सर का युद्ध। इसमें एक तरफ है थॉमस हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ है शाह आलम द्वितीय। कौन है ये? मुग़ल सम्राट। उसके बाद अवध के नवाब है शुजा-उद-दौला और तीसरे हैं मीर कासिम। इन तीनों को हराता है कौन? हेक्टर मुनरो। कब? 1764 के बक्सर के युद्ध में। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत होती है। इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। पहली संधि जो होता है वो शाह आलम द्वितीय के साथ में होता है, यानी कि मुग़ल के साथ में। दूसरा संधि जो होता है यही इलाहाबाद का ही, वो होता है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से। मीर कासिम तो ऑटोमेटिक भाग चुका है, तो सब कुछ होने वाला है नहीं। इसके बाद क्या होता है? बंगाल पर अब पूर्णतः अधिकार किसका हो चुका है? रॉबर्ट क्लाइव का, अंग्रेज शासन का हो चुका है। अब क्या बंगाल के क्षेत्रों में आपका अभी वर्तमान का बंगाल दिख रहा है वो भी आता था और वर्तमान का बिहार ये भी आता था। तो उधर मुग़ल से तो संधि ही कर लिया था, इलाहाबाद की संधि, अवध से भी कर लिया था संधि। यहाँ बंगाल के शासन को देखने के लिए बिहार में रखा था राजा सीताब राय और दूसरे जो रखे थे बंगाल का बिहार का राजा सीताब राय, बंगाल का पर्सनल तो वहाँ का था रज़ा खां। इसके बाद वो चला जाता है बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत करके। फिर आता है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो है वो आया था क्लर्क के रूप में, लेकिन कासिम बाजार उस समय मुग़ल सम्राट के अंतर्गत आता था। उसमें ये सम्राट से छूट पाने में सफलता प्राप्त किया। इससे धीरे धीरे इसको जो है गवर्नर बनाया गया। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसमें क्या होता है? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। बंगाल का गवर्नर जनरल अर्थात अन्य जो क्षेत्र थे बम्बई, मद्रास, इन दोनों को इसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स का पीरियड कितना था? 1774 से 1785 ईस्वी तक। ये आने के साथ ही जो 57 में शुरू होता है आपका द्वैध शासन, उसको समाप्त कर देता है। द्वैध शासन को कौन समाप्त करता है? वारेन हेस्टिंग्स। और ये जो कि पहले ढाका में था, बांग्लादेश का जो राजधानी था उस समय बंगाल का राजधानी ढाका था। फिर उसको लाया मुर्शिदाबाद, फिर वहाँ से लाया था मुंगेर मीर कासिम, लेकिन फिर उसको लेके गया मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लेके कौन आया था? तो यही वारेन हेस्टिंग्स। राजधानी जब भी होना चाहिए तो उसके आसपास ही होना चाहिए, तो इसीलिए मुर्शिदाबाद दूर पड़ जाता था कलकत्ता से, इसीलिए उसको ला लिया कलकत्ता। कौन ला लिया था? वारेन हेस्टिंग्स। इसके समय में बहुत बढ़िया काम हुआ, चूँकि इन लोगों का शुरू से ही रहा है फूट डालो शासन करो। इसलिए भारत में जो पहला मदरसा है वो बना था 1781 में कलकत्ता में। वहाँ मदरसा ऐसा संस्थान होता है जहाँ पर मुस्लिमों का ही ज्ञान दिया जाता है, मुस्लिम धर्म ग्रंथ पढ़ाया जाता है मदरसा में। यहाँ तो नहीं है, लेकिन आपको भागलपुर में मिल जाएगा, खगड़िया में भी मिल जाना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में मदरसा होता है जहाँ पर मुसलमान शिक्षा ही उसमें दिया जाता है। फिर 1781 ईस्वी में ये हुआ। फिर 1782 में क्या हुआ है? बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना होता है। किनके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। और इसी के समय में पहला समाचार पत्र जो शुरू हुआ था, कौन सा? एस्थेटिक सोसाइटी तो अलग चीज़ हो गया, अभी हम उस पर नहीं आए हैं। 1780 में भारत का पहला जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था द बंगाल गजट, नहीं, जेम्स ए हिक्की ने किया था। कब? 1780 में।
फिर इसके बाद क्या होता है, भगवत गीता को भी इंग्लिश में कन्वर्ट किया। लेकिन देखिए सत्र याद रखना है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या हम बोल रहे हैं, इसकी स्थापना विलियम जोन्स करता है 1784 ईस्वी में। और यही एक संगठन जो बना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसी ने भगवत गीता को इंग्लिश में कन्वर्ट किया 1785 में। विलियम जोन्स के ही अंतर्गत ये चीज़ हुआ था। हाँ, विलियम जोन्स ने ही किया, तो मतलब उसी के अंतर्गत, चूँकि वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया, उसके अंतर्गत भगवत गीता को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट ने ट्रांसलेट किया, कन्वर्ट गलत हम बोल रहे हैं, याद रखना है, हाँ अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो भगवत गीता को इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट करता है, एक हैं विल्किंस 1785 में, और एक मनुस्मृति को भी इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। स्मृति भी बहुत सारे प्रकार के रहे हैं हमारे वैदिक धर्म में, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, नाम उसका चेंज कर दिया है ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति ये किससे संबंधित है, वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, याद रखिएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिंग फेंस पॉलिसी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आपको डायरेक्ट रिंग फेंस पॉलिसी हिंदी में लिख करके रिंग र हर्षी कर ग ऊपर अनुस्वर ग इस तरह से रिंग दे देता है। रिंग फेंस पॉलिसी हेस्टिंग्स के समय में आया था। इसके बाद आते हैं कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस जो है 1785 से 1793 के बीच में रहता है। इनको कहा जाता है सिविल सेवा का जनक। सिविल सेवा का जनक मतलब कि किसी भी क्षेत्र में प्रशासन जो चलाएगा वो कोई ना कोई चलाना चाहिए, तो उसमें जो रखता था उसी को कहते सिविल सेवा, नागरिक सेवा जिसको बोलते हैं हिंदी में। 1793 में इनकी महत्वपूर्ण 2 घटनाएं होती है। एक कॉर्नवालिस कोड बनाता है जिसमें शक्तियों का पृथक्करण कर देता है। दूसरा 1793 में ही होता है अस्थाई बंदोबस्त ला देता है। कभी कभी आपके एग्जाम में अस्थाई बंदोबस्त की जगह पर लिखा रहता है इस्तमरारी बंदोबस्त, याद रखना दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन इससे जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये जो क्या कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त, इसमें सबसे बेसी फायदा होता है जमींदार लोगों को। किसको होता है, जमींदार लोगों को। इसके बाद मध्य भारत में एगो आता है महालबाड़ी बंदोबस्त। कौन सा है, महालबाड़ी, और ये कौन लाया था, मैकेंजी लाया था, याद रखना है। कब था, 1822 में। उसके बाद थॉमस मुनरो भी लाया था। थॉमस मुनरो कौन सा लाया था, रैयत बाड़ी। ये सबसे बढ़िया था, 1820 में आया था, और ये सबसे बढ़िया था क्योंकि इसमें किसानों से सीधा जुड़ा हुआ था। सबसे बेसी बढ़िया यही था इसके समय में। अब कॉर्नवालिस जाने के बाद आते हैं वेलेजली। वेलेजली का कार्यकाल याद रखना है 1798 से 1805। 1798 से 1805। 1798 में आने के ही साथ ही ये नया नियम लागू कर देता है, सहायक संधि। कौन सा ला देता है, सहायक संधि। सहायक संधि में क्या होता है, कहता है कि आप हमारी सहायता करिए, हम आपकी सहायता करेंगे। कार्ल मार्क्स यही चीज़ देख करके, जर्मनी का था कार्ल मार्क्स, वो कहता है कि अंग्रेज़ों से दोस्ती करना मतलब कि अपना अस्तित्व को खो देना। सीधा सा बात है, ताकतवर लोगों से दोस्ती रखिएगा तो क्या कहता है, पुलिस से ना दोस्ती बढ़िया ना दुश्मनी बढ़िया। काहे कि ताकतवर है बेसी आपसे, वो आपसे कम ही निकालेगा, जब भी निकालेगा तो वही बात है। अंग्रेज लोग ताकतवर था तो उसका काम था सिर्फ काम निकालना, तो उससे दोस्ती करने का मतलब है कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कौन कहा था ये बात, कार्ल मार्क्स ने कहा था, जर्मनी का था वो। तो इसके बाद 1798 में जब ये सहायक संधि लाया था, ऐसा नहीं था सहायक संधि शुरू करने वाला यही था, इससे पहले भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ये शुरू कर चुका था एक बार सहायक संधि, लेकिन इसको विस्तारित रूप से फ़ायदा उठाया कौन, तो लॉर्ड वेलेजली। 1798 में आने के साथ ही हैदराबाद का निज़ाम नया नया आया, फटफट दोस्ती कर लिया, हाँ ठीक है हम आपका सहायता करेंगे, आप मेरा सहायता करिए। सहायता करने का मतलब है कि आप उसके गुलाम बन गए। हैदराबाद का निज़ाम जो था वो पहला व्यक्ति था, पहला क्षेत्र था जो कि सहायक संधि
पर हस्ताक्षर के एकदम सहायक संधि किया था वेलेस्ली के साथ में। अब देखिए सिविल सेवा लाया कौन? कॉर्नवालिस। सिविल सेवा कौन लाया था? कॉर्नवालिस, ताकि उस क्षेत्र का प्रशासन ठीक से चले। लेकिन अब ऐसे तो नहीं है ना किसी को जाके बैठा दीजिएगा, उसको कहीं ज्ञान तो दीजिएगा कि देखो ये झगड़ा करेगा तो ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। तो उसके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता में। किस कॉलेज की स्थापना? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। कहाँ हुई? कोलकाता में, लॉर्ड वेलेस्ली के ही समय में। अब आता है मिंटो प्रथम। मिंटो प्रथम जो आता है वो आता है 1807 से 1813। इसके समय में एक ही महत्वपूर्ण घटना होता है, अमृतसर की संधि। कब हुई थी? 1809 ईस्वी में हुई थी। किनके बीच में हुई थी? एक तरफ थे आपके रंजीत सिंह और दूसरे तरफ मेटकॉफ। मेटकॉफ को मतलब भेजा था कि मनाने के लिए उसको, तो ये दोनों, मेटकॉफ गया रंजीत सिंह को मनाया और अंत में दोनों के बीच में संधि हो जाती है। उसको बोलते हैं अमृतसर की संधि। 1809 ईस्वी में होता है। इसमें कहता है सतलज नदी के उधर आप रहिएगा, इधर हम रहेंगे। यह बात है और कुछ नहीं है। फिर आते हैं हेस्टिंग्स। 1813 से 1823 के बीच में रहता है। इसी के समय में एगो घटना हुआ था, अंग्रेज लोग जो है नेपाल को जीता था कहता कि नहीं जीता था, लेकिन सुगौली का संधि जो इसी के आधार पर हुआ था। 1816 ईस्वी में हुआ था। और टेनेंसी एक्ट, काश्तकारी अधिनियम, ये तो सबके समय में आया, इसके भी समय में आया था। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए बर्मा युद्ध। बर्मा युद्ध से संबंधित पहला जो बर्मा युद्ध हुआ था वो 1824 से 26 के बीच में हुआ था। किसके समय में हुआ था? एम हर्स्ट के समय में। और ये संधि हो गया था यांडबू की संधि से मैनेज हो गया था। कौन सा संधि हुआ था? यांडबू की संधि। किसके साथ हुआ था? तो बर्मा के साथ में हुआ था। कब? तो 1816 में, 1826 में। 16 में तो सुगौली की संधि हुई थी, वो तो अलग था, उसमें थे हेस्टिंग्स। तो ये बर्मा युद्ध से संबंधित पूछा जाता है कि एगो डफरिन था, एगो डलहौजी, इससे भी संबंधित आपके एग्जाम में पूछता है सवाल। तो फिलहाल यहाँ तक आपको याद रखना। अब आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल सबसे बढ़िया रहता है और ये भारतीयों के प्रति थोड़ा उदार बुझाता है। कहा है कि भारतीय लोगों की स्थिति देख कर के ये कहता है कि इस मतलब कि दया आता है, इतना समझ लीजिए, ठीक ठाक आदमी था। आने के साथ ही 1828 में एक ब्रह्म समाज की स्थापना होता है राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में। इनका कहना है कि हिंदू धर्म में जो भी घटिया झूठ मूठ का कर्मकांड है, मर गया तो भोज खिलाओ, मर गया तो ब्राह्मण को भोज खिलाओ, कुछ शादी ब्याह तो ब्राह्मण को जाके बुलाओ, रुपया पैसा दो, इन सब चीज़ों का ये विरोध करते थे। और यहाँ तक कि सती प्रथा जो चल रहा था उसका भी ये बहुत कड़ा विरोध करते थे। पति मर गया तो उसके पत्नी को जला देना। लेकिन एगो बना था धर्म सभा, एगो ऐसा सभा था धर्म सभा जो कि सती प्रथा का समर्थन करता था। अब सोचिए किसी को जिंदा जला जा रहा है, समर्थन भी कर रहा है। खैर अच्छाई बुराई हर चीज़ है। तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगा दिया जाता है कानूनन रूप से। कब? 1829 में। फिर 1830 में आता है ठगी प्रथा को भी अंत कर देता है, लेकिन ठगी प्रथा पूरी तरह से अंत नहीं हो पाता है। सलीमैन करता है लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाता है। 1837 का समय जब आता है तब तक में ये इसको पूर्णतः से समाप्त कर दिया जाता है ठगी प्रथा को। ऑफिशियली रूप से 1837 में ख़त्म हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि मतलब ये 1830 में ख़त्म हो गया था सलीमैन के नेतृत्व में। तो इसी के समय में ये लॉर्ड विलियम बेंटिक कब से कब तक रहा था? 28 से 35 के बीच में। इसके बीच में एगो आया था 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। इसके तहत क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, हम क्या बोल रहे हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। समझ रहे हैं? जब छोटा छोटा बहुत सारा आ गया, इधर सहायक संधि से कुछ लोगों को जुटा लिया, फिर इधर बर्मा युद्ध हो रहा था उसमें कुछ लोगों को जुटा लिया, फिर सिख पर जब अधिकार कर लिया, तो इतना अधिकार करने के बाद जो है पूरे भारतीय का गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब जितना भी लोग है उसके अंडर में आएगा। किसके अंडर में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के अंतर्गत में। इसी के समय में ही मैकाले का शिक्षा पद्धति भी आया था, जिसमें कहा कि लोग दिखे भारतीय लेकिन वो भीतर से अंग्रेज होना चाहिए। लोग दिखे
भारतीय लेकिन भीतर से वो अंग्रेज होना चाहिए। मैकाले का ही शिक्षा था जिसमें कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेज लोगों को अंग्रेजी हिंदी भी सिखाता था। कहे किसके लिए बना था? सिविल सेवाओं को, सिविल सेवक जो बनता था उसको सिखाने पढ़ाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। हाँ तुमको ये सब करना है, लोगों से डील करना है, कैसे करेगा? तो भारत में हिंदी बोलता था तो हिंदी सिखाया जाता था वहाँ पर। और लेकिन मैकाले जो था वो अंग्रेजी सिखा रहा था। कहा है कि भारतीय लोगों को बनाना है अंग्रेज, भीतर से उसको बनाना है अंग्रेज, यही था। और इसके समय में कुछ विशेष घटना नहीं होता है। सती प्रथा का अंत जो है अकबर भी करने का प्रयास किया था, मराठा पेशवा। सती प्रथा एक बढ़िया चीज़ है ये नहीं है, लेकिन उस समय भी कुछ लोगों का मानना क्या होता था ना, बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे खेत का पैदावार बढ़ेगा, घर में सुख शांति आएगा, रुपया पैसा बढ़ेगा, मेरा बिजनेस और फलेगा फूलेगा। कनियन मरा कनियन को जला दो, मतलब हस्बैंड मरा उसके कनियन को जला दो, यही है सती प्रथा। उस समय के लोगों का मानना था फायदा होता, जैसे कि अभी भी होता है, कहेगा कि दूसरा जात में नहीं करेंगे भैया, इससे गड़बड़ होता है, संकर बीज पैदा होने लगता है, ऐसा भी मानना है बहुत लोगों का। ऐसा कुछ नहीं है, बांटा है, हम आप बांटे हैं, तो भगवान ने आके बांटा। हाँ, उसके बाद क्या था? मेटकॉफ के समय में एक ही काम हुआ था, मुक्तिदाता बना था। म से मेटकॉफ, म से मुक्तिदाता। किसका मुक्तिदाता? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मेटकॉफ को ही कहा जाता है। इसके बाद आता है ऑकलैंड के समय में अफ़गानिस्तान के साथ में युद्ध होता है 1836 से 1842 के बीच में। इसके बाद आता है एलिनबरो के समय में दास प्रथा को अंत कर दिया जाता है। किसके समय में? एलिनबरो के समय में दास प्रथा को 1843 में अंत कर देता है। और सिंध का भी विलय 1843 में ही किया जाता है। सिंध जो कि आपको राजस्थान के उस पार आपको मिलता है, पंजाब के उस पार मिलता है सिंध, उस पर भी 1843 में एलिनबरो के ही नेतृत्व में, नेपियर एक और व्यक्ति था, तो उसी के द्वारा इसको भी अपने में मिला लिया। ये थोड़ा सा डीप में नॉलेज है, आपको उतना ही याद रखिए जितना आप में लिखाया गया है। अब आते हैं आपके हार्डिंग के समय बस एक ही घटना हुआ था। कौन सा घटना? तो नरबली प्रथा पर रोक लगाया था। मतलब कि ये आदिवासी क्षेत्रों में था कि बच्चे को या किसी को भी बलि चढ़ा दो, बकरा लोगों को, उसी तरह से उसमें बालक लोगों को बलि चढ़ा देता, वही नरबली प्रथा। उसको अंत किया था लॉर्ड हार्डिंग किया था। इसी के समय में आपको पता है, इसी के समय में 46 से 48 के बीच में एगो हुआ था लाहौर की संधि सिख के साथ में। सिख वाला में पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। लाहौर की संधि हुआ था, देख लीजिए पीछे में 1846 में हुआ था ये संधि, जिसमें कि मुख्य रूप से उसको अपने अंडर में लिया था। इस समय कौन थे? तो हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। अब इसके बाद आता है डलहौजी का कार्यकाल आपको याद रखना है 1848 से 1856। ये इम्पोर्टेंट है। जो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, अच्छा पहले कर लेते हैं, कैनिंग तक आ जाते हैं फिर आपको बतला देंगे कौन कौन इम्पोर्टेंट है। डलहौजी का कार्यकाल जो रहता है 48 से 56 के बीच में। जैसे वेलेजली आता है तो क्या लेके आता है? सहायक संधि लेकर के आता है ना, जिसमें हैदराबाद का निज़ाम सबसे पहले जुड़ता है। उसी तरह से डलहौजी जब आता है तो सबसे पहले आने के साथ ये शुरू करता है राज्य में राज्य हड़प नीति। इसी को बोलते हैं व्यापगत सिद्धांत, इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सब तीनों याद रखना है आपको। तो राज्य हड़प नीति का मतलब ये था कि आप राजा हैं, आपका बच्चा हुआ तो ठीक, नहीं तो आप गोद नहीं ले सकते हैं किसी और के बच्चे को गोद नहीं ले सकते। अगर आपका बच्चा नहीं होता है तो आप पर हम अधिकार कर लेंगे, इस तरह का बात था। तो सहायक संधि में पहला जुड़ने वाला व्यक्ति कौन सा था? हैदराबाद का निजाम। यहाँ सहायक ये जो राज्य हड़प नीति इसमें जुड़ने वाला पहला कौन था? तो सतारा 1848 में, याद रहेगा। झांसी को भी मिला लिया गया 1853 में। फिर नागपुर, इसमें क्रम वाइज लिखा हुआ है बुक में, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को भी। अब याद रखिएगा अवध को राज्य हड़प नीति के अंतर्गत नहीं मिलाया था, इस पर कुशासन का आरोप लगाया था। कौन सा आरोप लगाया था? कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। और जब उस समय मिला रहा था
तो उस समय वहाँ का शासक था वाजिद अली शाह। क्या नाम था? वाजिद अली शाह। जबकि अवध को जो अवध का जो स्थापना किया था उसका नाम क्या था? सआदत खां। याद आ रहा है कुछ? जिस सादत था लेकिन जब इसको अंग्रेज में मिलाया जा रहा था उस समय कौन था? वाजिद अली शाह था। वाजिद खान है, वाजिद अली शाह था। तो इसी के समय में सिख राज्य का भी विलय कर लिया जाता है। लास्ट में जो दलीप सिंह बचता है, रणजीत सिंह के बाद आता है खड़ग सिंह, खड़ग सिंह के बाद आता है दलीप सिंह। दलीप सिंह लास्ट में वो बच जाता है, उसको भेजता है दिल्ली, जाओ पढ़ो लिखो, रुपया हम तुमको यहाँ से भेजबे करते हैं अंग्रेज लोग। खेल खत्म, सिख मिल गया अंग्रेज के क्षेत्रों में। कब मिला था? तो डलहौजी के ही समय में मिला था। डलहौजी जो है वो अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाता है। पहले कोलकाता था, वहाँ गर्मी है, डलहौजी यहाँ बनाया। हिमाचल प्रदेश, शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, तो वहाँ बनाया। डलहौजी एगो जगह का भी नाम है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसको खूब बढ़िया लगता था शिमला। तो इसी के समय में ये सब हुआ था। फिर इसके समय में महत्वपूर्ण घटना याद रखिएगा। घटना ये 53 में 3 चीज़ चला था इसके समय में। 53 में 3 चीज़ चला था। डेट याद रखबे करिएगा। 16 अप्रैल 1853 में जो शुरू हुआ था आपका बम्बई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर रेलवे। इसके अलावा हम बोल रहे हैं 3 चीज़ें रेलवे में 1853 में 3 चीज़ों का शुरुआत हुआ था। कौन कौन सा? एगो था रेलवे, दूसरा तार सेवा। तार सेवा कहाँ से कहाँ शुरू हुआ था? कलकत्ता से आगरा। और तीसरा होता है प्रतियोगिता परीक्षा। तीसरा कौन सा शुरू होता है? 3 चीज़ों का। कौन कौन सा? फिर से बोलिएगा। रेलवे, दूसरा तार सेवा और प्रतियोगिता परीक्षा। अब सुनिए, सिविल सेवा कौन शुरू किया था? कार्नवालिस। उसको पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज कौन बनाया था? वेलेजली। अब कहा कि ना, ये नहीं हुआ, अब इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। ये 1833 अधिनियम के बारे में जब पढ़ाएंगे ना तो उस समय आएगा। थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, आपको लिखाया नहीं गया है। 1833 में ये अधिनियम आया कि भारतीय लोग भी अब शामिल हो सकते हैं प्रशासन में, तो शामिल हो सकते हैं, ठीक है। 1853 में आया कि नहीं, शामिल होंगे लेकिन उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कोई भी शामिल होगा प्रशासन में तो उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कब से ये शुरू किया? 1853 में। लेकिन एग्ज़ाम कहाँ लिया जाता था? लंदन में। ये एग्ज़ाम देना पड़ता था लंदन में जा कर के। और इसी में पहला जो ICS अधिकारी बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विस, ये जो ICS अधिकारी जो हुए थे वो हुए थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन हुए थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। लंदन में हुआ था उस समय। 1953 में कहा कि देखो एग्ज़ाम लिया जाएगा आप लोगों से, अच्छा ये लंदन एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ जाता था, एग्ज़ाम दे करके आता था। 1922 में नया नियम बना कि नहीं, वहाँ तो दिया ही जाता है, जो आदमी वहाँ है तो वहाँ दे सकता है, जो आदमी भारत में है इलाहाबाद आकर के दे सकता है। 1922 में ये नया नियम लाया, दोनों जगह होने लगा उसके बाद से। तो 1854 में भी 2 चीज़ होता है 54 में। एक होता है शिक्षा से संबंधित वुड डिस्पैच। क्या होता है? वुड डिस्पैच। और दूसरा होता है डाक टिकट की शुरुआत। कब होती है? डाक, देखिए वुड में, देखिए लास्ट में ड लगा हुआ है वुड में, और डाक टिकट में भी ड लगा हुआ है ना, तो याद रखेगा इन दोनों की शुरुआत 54 में हुआ था। 53 के लास्ट में 3 लगा हुआ है ना, तो याद रखिएगा 53 में 3 चीज़ों की शुरुआत की गई थी। तार सेवा कलकत्ता से आगरा, रेल सेवा बम्बई से थाने, और प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई थी। ये सब आपको ध्यान रखना। वुड डिस्पैच बहुत बढ़िया चीज़ था। इसके अंतर्गत जो है ना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, लेकिन इसके समय में नहीं किया था, लॉर्ड कैनिंग जब आया था उस समय। और इसका कार्यकाल कब से कब तक? 1848 से 56 के बीच में। और 56 में यानी 57 में आपका क्रांति होता है। कौन सा क्रांति? 1857 की क्रांति बोलते हैं ना, 1857 की क्रांति होती है। और इसके बाद कंपनी से चला जाता है, ये सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हमारा भारत आ जाता है। एक पार्ट हमारा ये था, लॉर्ड कैनिंग से आपका दूसरा पार्ट शुरू होता है, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट कार्यकाल रहा वो हम एक बार बतला दें आपको, जो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। रॉबर्ट क्लाइव
बढ़िया से याद रखना है। वारेन हेस्टिंग्स बढ़िया से याद रखना है। कॉर्नवालिस इसमें भी, इसको भी याद रखना है। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ये आपको याद रखना है। वेलेजली ये आपको याद रखना है। डलहौजी ये आपको याद रखना है। इतने को तो था, बात बाकी छोटा छोटा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत। फिर से एक बार हम लोग पीरियड का बात कर लें। फिर से हम बोल रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव कार्यकाल था इसका 57 से 60। रॉबर्ट क्लाइव 57 से 60। उसके बाद कौन आता है? वारेन हेस्टिंग्स 74 से 85। उसके बाद 85 से 93 में आता है कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर 98 में 1798 से 1805 में आता है वेलेजली। उसके बाद बीच में सब को छोड़ दीजिए, आइए विलियम बेंटिक के पास 1828 से 1835। फिर सबको बीच में छोड़ दीजिए, पहुंच जाइए डलहौजी के पास 48 से 56। इतना ही इम्पोर्टेंट बात है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना। बाद बाकी वहाँ से भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं हम बोल रहे कि नहीं पूछा जाता। वेलेजली ये है ना, वेलेजली कहाँ गया? उसके बाद बोला सर जी, वेलेजली के बाद बेंटिक, उसके बाद लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी। बहुत छोटा छोटा है, याद रख सकते हैं। बाद बाकी जो कुछ हुआ वो छोटा छोटा याद रख लीजिएगा उसको। तो कल हम लोग देखेंगे लॉर्ड कैनिंग के बाद क्या क्या हुआ।